Hello students, am I audible and visible to all of you? Okay, yes. Good morning guys, I welcome all of you in my world of economics. My name is CS Mayank Agrawal and I am a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have completed my MCOM in business policy and corporate governance. I am a verified plus educator on Unacademy platform, having a teaching experience of more than 8 years, and I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, this is all about me. And आज हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर एनालिसिस। ओके, तो सैंपल पेपर एनालिसिस आज मैं लेके आया हूं 2019-20 का। 2019-20 में जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला था उसको आज मैं डिस्कस करने जाऊंगा आप लोगों के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा रिवीजन बैच चालू हुआ था 20 अक्टूबर से, जो लगभग अब समाप्ति के दौर पर आ चुका है। मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है रिवीजन में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ 2 यूनिट बचा हुआ है, गवर्नमेंट बजट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ 3-4 चैप्टर्स और बचे हैं, वो भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे मिड जन तक। उसके बाद टाइम टू टाइम ये सैंपल पेपर एनालिसिस में लेके आते रहूँगा आप लोगों के साथ, और इसीलिए 2 दिन आज और कल आप लोगों के लिए मैंने सैंपल पेपर एनालिसिस का सेशन रखा है, जिसकी मदद से आप ये समझ सकेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको किस तरीके से आंसर करना है। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन प्रॉपर एनालाइज करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, प्लस उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, ये एक तरीके का आपके लिए भी एक टेस्टिंग सेशन होगा, जिसमें आप खुद को टेस्ट करेंगे कि आपने साल भर कितना पढ़ाई किया और आपको अभी और कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपनी क्लासेस के बारे में दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। सो गाइस, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू या www.unacademy.com के थ्रू जा सकते हैं और मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। हालांकि 12th में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास: प्लस क्लासेस, फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सारा कुछ देख सकते हैं इसमें, और प्लस में आपको पेड करना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस। स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड भी टॉपिक्स मिलेंगे, और जो आप पढ़ रहे हो अपने कोर्स में उसको मैं डेली लाइफ के साथ लिंक करके आपको जो प्रैक्टिकल केस स्टडी है उससे भी रूबरू कराता हूं। जैसे कि अभी कोविड-19 सिचुएशन आया था, उसके ऊपर मैंने 2 सेशन लिया, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और कल जो हम लोगों ने कंप्लीट किया वो था जीडीपी एंड वी शेप रिकवरी। तो ये दोनों सेशन के ऊपर बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आया। आप लोगों को अगर वो लिंक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @CS Mayank। ओके, तो आप उसमें मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और मेरी सारी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। तो आपके प्रोजेक्ट में भी ये काम आएगा, आपका नॉलेज एनहेंसमेंट में भी काम आएगा, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको जो करंट अफेयर चल रहा है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बेटा। और प्लस क्लासेस जो है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए प्लस क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है, लाइव टेस्ट सीरीज की मदद से आप अपनी टेस्ट प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, top educator of India are there in one particular platform to teach you all the subjects of your class 12th। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आप लोगों को, जितनी मर्जी उतनी बार आप देख सकते हैं जब तक कि आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है।
आंसर राइटिंग सेशंस मैं जनवरी में लाने वाला हूं। तो गाइज अगर आपको बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आप अगले महीने का आंसर राइटिंग सेशन जरूर अटेंड करेंगे, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा आंसर लिखते कैसे। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन द लास्ट ईयर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी कुछ फीचर्स है। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेंगे, एक पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे, वीकली रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, पेरेंट्स उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर आपको बना के देंगे, और जितने भी अदर बेनिफिट्स अभी मैंने प्लस में गिना। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप कितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बस याद रखिएगा मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, मयंक CS लाइव, सो दैट आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और बहुत जल्द सब्सक्रिप्शन के रेट्स बढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड सून, सो टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। ये 12th के लिए है, 1 महीने का आप ले सकते हैं या 3 महीने का आप ले सकते हैं, उसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली लाइव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, बट जिनका मिस हो गया उनके लिए लाइव भी, उनके लिए रिकॉर्डेड भी। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है CS मयंक, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन की। आज जो सैंपल पेपर मैं लेके आया हूं वो सैंपल पेपर है 2019-20 में रिलीज किया हुआ, ठीक है। कल हम लोग, अगर आज ये पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर एनालाइज हो जाता है तो फिर हम लोग कल 2020-21 का सैंपल पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आज ये नहीं हो पाता है तो हम इसके बचे हुए कल कर देंगे, ठीक। चलिए दोनों को बताऊंगा अर्चना, ट्राई करूंगा बेटा कि आज के सेशन में मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक दोनों हो जाए, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सजेस्टेड आंसर क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR। अभी देखिए मनी मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट कहता है, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, देख मनी मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट किया जाता है तो उस इनिशियल डिपॉजिट से कितना मनी क्रिएट हो सकता है, कितना ओवरऑल डिपॉजिट क्रिएट हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR या 1/CRR। कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा 1/CRR, कुछ बुक्स 1/LRR कंसिडर करते हैं, दोनों ही अपने अपनी जगह पर सही है, ठीक है। मैं हमेशा अपने बच्चों को LRR के लिए प्रेरित करता हूं, LRR लिखने के लिए बोलता हूं। यहां पे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर आप इसका इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन क्या कहता है बेटा, देखोगे तो आपको मिलेगा कि इनवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। क्या एस्टेब्लिश करता है, इनवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। हाँ यानी मतलब 1 दिया हुआ है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी अगर वो डिनोमिनेटर में बढ़ रही है तो आपका ये मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि मैं एक सिचुएशन लेता हूं जहां पर CRR है 0.20, ठीक। जहां पर CRR कितना है बेटा 0.20। अगर इसके हिसाब से अच्छा दूसरा सिचुएशन लेते हैं, CRR इक्वल्स टू 0.40। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसकी मदद से मनी मल्टीप्लायर निकालता हूं, तो यहां पर देखेंगे तो पहला वाला जो केस है ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/0.20 दैट इज इक्वल्स टू 5, मनी मल्टीप्लायर आ गया। दूसरा अगर आप देखोगे कि अब सेकंड केस में CRR क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हो गया कितना 1/0.40, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.5। यस, एम आई राइट। सो गाइज अब आप देखो
कि जब CRR 0.2 था तो 5 आ रहा था मनी मल्टीप्लायर, जब वो बढ़ गया तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो घट गई। इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि अगर मान लीजिए कि CRR की वैल्यू बढ़ती है 0.2 से 0.4 तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू घट जाएगी। सो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीजेस। सो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिक्रीजेस with an increase in the cash reserve ratio. Is it clear all of you? समझ में आया? देखिए आंसर क्या लिखा है, decreases. आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हमको दो कंडीशन देखनी है। पहली चीज तो ये कि क्या उसको रीसेल किया जाना है, और दूसरा क्या उससे फर्दर प्रोडक्शन यूज होगा। दोनों का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रीसेल, मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल डीलर हूं जो मोबाइल का खरीद बिक्री करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सैमसंग मोबाइल से मतलब सैमसंग कंपनी से मोबाइल खरीदा और उसको आगे बेच दिया। सपोज मैंने अभिजीत को बेच दिया, अर्चना को बेच दिया, जानवी को बेच दिया, शेख को बेच दिया, याहिया को बेच दिया। मैंने इन सबको क्या किया, बेच दिया। इसका मतलब ये जो मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ था वो रीसेल पर्पस के लिए मैंने खरीदा था, इसलिए मेरे लिए वो मोबाइल इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए कि मैं एक शूज मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने क्या किया, एक लेदर कंपनी से लेदर परचेज किया, उस लेदर को मैंने शूज में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब वो लेदर जो है उससे मैं शूज बना रहा हूं, वो उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, उसका मैं फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं, इसलिए वो क्या कहलाएगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय अ फर्म फ्रॉम अनदर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। अगर आप लोग चाहो तो बेटा समरी नोट्स बना सकते हो इसका, ठीक है। शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो यहां पर, जैसे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर ये बताऊं तो आप एक समरी चार्ट नोट्स भी बना सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो गुड्स होंगे जो या तो रीसेल के पर्पज से रखे गए हैं, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं। दोनों का मैंने एग्जांपल आप लोगों को यहां पर दे दिया। एग्जैक्टली रक्षा, फाइन, यहां तक क्लियर है सबको? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे लिख सकते हैं मोबाइल परचेज्ड बाय डीलर फॉर रीसेल, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो लेदर परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग शूज। कोई बात नहीं बेटा, 2 ही क्वेश्चन हुआ अभी तक, यू आर नॉट लेट। चलिए अगला है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी ए पॉजिटिव, बी 0, सी मोर देन 1 और डी लेस देन 1। तो मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप लोग पहले तो चेक किया करो, रट के कभी मत जाना, इकोनॉमिक्स को कभी याद नहीं रहेगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सबसे पहले दिमाग में रखो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता चलेगा कि सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है C/Y। अब मुझे बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि इनकम और कंजम्पशन दोनों पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो होगा APC। दूसरा लिखा है 0। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 तब होगा जब आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी इनकम 5000 है और आपका कंजम्पशन 0 है, तो APC की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ भी कंज्यूम ना करो? इज इट पॉसिबल दैट यू डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वजह से
इस वजह से एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज देयर विल बी सम कंजम्पशन। ठीक है, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी कंज्यूम समथिंग, यस और नो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी जीरो, दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। फाइन, ठीक, यस, वन हो सकता है बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि जितना इनकम है पूरा का पूरा कंज्यूम किया जाए तो एपीसी इक्वल टू वन हो सकता है। ठीक, हो सकता है कि जितना इनकम है उससे कम कंज्यूम करें तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, लेस देन वन होना, लेकिन जीरो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बेटा आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो ऑल ऑफ यू, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम एनी टू क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन द इंडियन इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। ठीक, मैं रिपीट कर दूं, बिल्कुल रिपीट करता हूं, बेटा ध्यान से समझो। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, अगर आपको टेस्ट करना है क्या एपीसी जीरो हो सकता है, तो बेटा देखो एपीसी कब जीरो होगा, जब आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। इतना बेसिक मैथ्स तो आप लोग को आता होगा कि अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो ओवरऑल आंसर जीरो हो जाता है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ये सुनो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? कैन कंजम्पशन बी जीरो? क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है क्या? क्या ऐसा कोई भी पर्सन है जो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मर जाएगा वो, हाँ या नहीं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कंजम्पशन जीरो हो जाए, और जब कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकता है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे जीरो हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर विल बी एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ये सुनो, अगर आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहिए कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इसके इसके वैल्यूज कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, तो आप मेरा स्पेशल क्लास ज़रूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा प्लस क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको लॉजिक बताया कैसे डिटरमाइन करना है। ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये। अगला है नेम टू क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन एन इकोनॉमी। क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स में क्या अंतर होता है? क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेप्स जो पूरे इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को अफेक्ट करेंगे, उसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। इट कंट्रोल्स द और इट अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। जबकि क्वालिटेटिव में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि उसी पर्टिकुलर सेक्टर को ही वो इफेक्ट करेगा। तो क्वांटिटेटिव टूल्स क्या क्या है क्रेडिट कंट्रोल के? तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो कैश रेपो रेट लिख सकते हो, उसके बाद आप इसमें एसएलआर लिख सीआरआर लिख सकते हो, एसएलआर लिख सकते हो। ठीक, तो ये जो दो हैं ये आपके क्वांटिटेटिव टूल्स है जिसकी मदद से हम क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज दी है, आप कोई भी दो लिख सकते हो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे जो है ये मेजर्स हैं जो आपके क्रेडिट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल चर्चा की है बैंकिंग चैप्टर में भी और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में भी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स? तो बेटा डिमांड डिपॉजिट्स रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट्स करते हो, अगर आप जब मर्जी उस पैसे को निकाल सकते हो और जब मर्जी आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आप डिमांड करोगे तब आपको वो पैसा मिल जाएगा।
साहिल बेटा ये जो है क्लास 12th के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली targets to ensure A. Price stability, B. Employment generation, C. Stable foreign relations और D. Greater tax collection for the government। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा कि पहले तो मुझे ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाती है, गवर्नमेंट लेके आती है कि आरबीआई लेके आती है? यस, पहले तो मुझे ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आती है, आरबीआई लेके आती है कि गवर्नमेंट लेके आती है? आरबीआई लेके आती है, बहुत बढ़िया। सो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल, आई मीन क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स वो जिस पॉलिसी के अंतर्गत लेके आती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इनका मेन मकसद होता है कि प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी इनका मेन मकसद होता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब मार्केट में डिमांड बढ़ने लगती है, क्या जब मार्केट में डिमांड बढ़ने लगती है, या वो भी छोड़ो, शुरू से इसको बताता हूं। जब मार्केट में क्रेडिट का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बेटा, क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाता है, लोन बहुत तेजी से मिलता है, बहुत अमाउंट में मिलता है, सभी लोग लोन लेने चले जाते हैं। इसके कारण होता क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड लोग ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे प्राइसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लग जाएंगे। गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, इस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, इस प्राइस को कम करने के लिए वो क्या करती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट्स है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, और कमर्शियल बैंक जो है उसमें उससे ज्यादा रेट पे आपको लोन देती है। तो अगर मान लीजिए कि रेपो रेट को घटा दिया जाए तो मार्केट में क्रेडिट का जो फ्लो है, लो जो है उसका अमाउंट कम होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट पे आप ज्यादा लोन तो ले नहीं पाओगे। तो यहां पर क्या होगा कि क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा। क्रेडिट फ्लो कम होगा तो मार्केट सप्लाई मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और लोगों की डिमांड कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन मकसद होता है कि वो प्राइस को स्टेबलाइज करे। यस रॉकी, क्लास में मैंने सब कुछ बताया है टेबल के थ्रू। यस, बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप ये आपको समझ में आया बेटा। हो सकता है कि हो सकता है मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, है ना, लेकिन आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी, और हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, ठीक है, इस सेशन में। बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 6। इन एन इकोनॉमी, ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम लेवल, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट मे बी एट द सेम लेवल ऑफ इनकम इफ एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर। अभी देखो दो तीन टेक्निकल वर्ड्स यहां पर आ गए हैं, मैं उन सभी टेक्निकल वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स एंड का मतलब क्या होता है? एक्स एंड का मतलब होता है प्लैंड, ठीक, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, ये होता है प्लैंड या एस्टिमेटेड। दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो लेवल जिस पे आपका कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, सब कुछ क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो लेवल जिस पर आपका कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब जितना मैं इनकम कमा रहा हूं पूरा का पूरा मैं कंज्यूम कर लेता हूं, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा आता है यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तीसरा क्या आता है बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। बिल्कुल ध्यान समझना, लॉजिकली बताऊंगा। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अगर बराबर हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I
और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, या एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग लिखते हैं y, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई y के बराबर होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं y। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछा है, यहां पर यह पूछा है कि इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों सेम लेवल ऑफ इनकम पर कब आएगा। तो यहां पर देखो, बिल्कुल मजेदार है ये कंसेप्ट, लॉजिकली समझना सारी चीजों को। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको नजर आएगा, और वो डिफरेंस होगा आई का। वो डिफरेंस किसका होगा बेटा? आई का, दैट इज इन्वेस्टमेंट का। अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए तो आपको नहीं लगता कि c प्लस जीरो इक्वल्स टू वाई, इट विल बी इक्वल टू c इक्वल्स टू वाई, यस और नो? अब मुझे बताइए कि अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर प्लैंड इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, तो यहां पर आपके ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यस और नो? इज इट क्लियर? परफेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, but it remains within a specific range as decided by the central bank. अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है समझिएगा। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन सेंट्रल बैंक एक रेंज तय कर देती है कि अगर मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उस रेंज के बाहर चला जाता है प्राइस, या उस रेंज के अंदर उस रेंज के बाहर चला जाता है प्राइस, तो उसको कंट्रोल किया जाए। सर कैसे, कुछ एग्जांपल देके समझाइए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ने एक रेंज डिसाइड कर दिया, सेंट्रल बैंक ने एक रेंज डिसाइड कर दिया, इंडिया के सेंट्रल बैंक ने, कि भाई $1 इज इक्वल्स टू होगा आपका 60 रुपए से लेके 65 रुपीज तक। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से 60 से 65 के बीच में रहता है रुपया का रेट, मतलब $1 इक्वल टू 60 रहता है, या $1 इक्वल टू 65 रहता है, या उन दोनों के बीच में कोई रेट रहता है, तो सेंट्रल बैंक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से क्या होते रहेगा, डिटरमाइन होते रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिसके कारण $1 इक्वल टू या तो 59 हो जाता है, या फिर $1 इक्वल्स टू 66 हो जाता है। मतलब किसी भी केस में 60 से कम हो जाता है या 65 से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करती है। क्या करती है? सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है, और सेंट्रल बैंक कुछ एक्शंस लेती है, और उस एक्शंस के थ्रू ये वापस से इस रेंज के अंतर्गत आ जाता है, दैट इज 60 टू 65। तो इसका आंसर होगा ट्रू, दैट मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ demand and supply, but it remains within a specific range as decided by the central bank. ठीक है, बताया ना बेटा शिफा, 6th का आंसर 0 होगा। ये तो पूरा एक्सप्लेन किया ना, यही तो एक्सप्लेन किया मैंने यहां पर कि अगर इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए तो भाई C इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, और C इक्वल्स टू वाई हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों बराबर हो गए। चलिए क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 8। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। अभी देखो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सर इसका मतलब क्या? देख, प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमें कितना लोन लेना है ताकि हम
अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को बराबर कर सके। होता क्या है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, मतलब खर्चा ज़्यादा और इनकम कम, उस केस में हमें क्या करना होता है, भरपाई करने के लिए और पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, बोरो। ठीक, बोरो मतलब लोन लेना। जितना अमाउंट हम लोग बोरो कर रहे हैं, जितना अमाउंट हम लोग लोन ले रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट। अभी फिस्कल डेफिसिट जो ये है लोन है, उसमें मान लीजिए कि मैंने लोन लिया था 10 लाख रुपए का। ठीक है, लोन कितना लिया था बेटा मैंने, 10 लाख रुपए का। तो मेरे लिए फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, 10 लाख। मैं मतलब कंट्री, गवर्नमेंट। उसमें से मैंने पिछले साल का इंटरेस्ट जो है वो 3 लाख रुपए क्या कर दिया, चुका दिया। कितना चुका दिया बेटा, 3 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट चुका दिया। अब 10 लाख रुपए में से अगर मैं 3 लाख रुपए इंटरेस्ट चुका दूं तो बचा कितना अमाउंट, 7 लाख रुपए। और वही 7 लाख रुपए क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब जो लोन हमने लिया है उसमें से कितना हम लोग इंटरेस्ट चुका दे रहे हैं, बचा हुआ अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जो हम लोग बाकी चीजों में खर्च करेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अर्चना का क्वेश्चन है, सर किस बेसिस पर चेंज होता है मनी? मनी मतलब ये एक्सचेंज रेट की बात कर रही है शायद अर्चना। तो बेटा ये डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड रहता है। डॉलर की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। इंडिया मार्केट में मान लीजिए कि सभी लोग यूएस जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर डिमांड करेंगे, और जिस चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है उसका रेट भी बढ़ने लगता है। ठीक, आगे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। From the following, from the set of statements given in column 1 and column 2, choose the correct pair of statements. A. Export of software to France. B. Import of machinery from China. C. Remittances to relatives staying abroad are investment by Apple phones firm in India. देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो करंट अकाउंट का मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो गुड्स से रिलेटेड है, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, और जो गिफ्ट्स वगैरह है जिसको हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। अभी देखो, गुड्स को हम लोग कहते हैं विजिबल आइटम्स, सर्विसेज को हम लोग कहते हैं इनविजिबल आइटम्स, और गिफ्ट्स जो होता है वो यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंतर्गत आता है। अगर दो देशों के बीच में गुड्स का, सर्विसेज का या गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कंट्री के करंट अकाउंट में। वहीं अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कि एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैंने लोन मतलब कंट्री ने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो यहां पर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। तो वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट का। ठीक, यहां तक क्लियर है। दूसरा, डेबिट और क्रेडिट साइड। याद रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्रेडिट का मतलब होता है रिसीप्ट। अगर मैं पूछ रहा हूं क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेबिट का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होगा कि करंट अकाउंट मतलब गुड्स, सर्विसेज या गिफ्ट्स, विजिबल, इनविजिबल या यूनिलेटरल। कैपिटल अकाउंट में अगर चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी। क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे
जब इनफ्लो का, मान लीजिए कि मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, यूएसए को बेचा, तो यूएसए वाला बंदा मुझे क्या करेगा, पैसा देगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारी कंट्री में, क्रेडिट। हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनको फॉरेन एक्सचेंज पे करेंगे, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आई बात समझ में? याद रखना इसमें ये अकाउंट का प्रिंसिपल मत लगाना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंकिंग का अगर आप देखे होगे तो सिस्टम अलग चलता है। बैंक्स में हम क्या करते हैं, जब हमारे अकाउंट में कोई पैसा डालता है तो हमको शो होता है इट इज क्रेडिटेड, और जब हम लोग आउटफ्लो पेमेंट करते तो लिखा रहता है डेबिटेड। ठीक है, अगला, तो अब आप आंसर देंगे तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस किस अकाउंट में ये होगा, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, या क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी? बताइए। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब हो रहा है क्रेडिट होगा। सवाल ये उठता है किस में होगा, करेंट अकाउंट में होगा कि कैपिटल अकाउंट में होगा? तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यहां पर ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, करंट अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो ए का जो आंसर होगा, ठीक, 9th। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ए वाला जो होगा उसका ऑप्शन होगा दिस। अगला बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना। मशीनरी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, मशीनरी अगर हम लोग इंपोर्ट करें तो मशीनरी कैपिटल गुड्स होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स जो है वो करंट अकाउंट के अंतर्गत आता है। यहां पर आप देख सकते हैं किसके अंतर्गत आता है, करंट अकाउंट के अंतर्गत आता है गुड्स। तो ये होगा हम, और चूंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट होगा, तो पेमेंट कर रहे हैं मतलब डेबिट साइड, और और मशीनरी है इसलिए करंट अकाउंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। यस। अगला है रिमिटेंसेस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड। क्या, रिमिटेंसेस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड। अब अब्रॉड में रहने वाले पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, रिमिट कर रहे हैं, मतलब पैसा भेज रहे हैं। तो ये होगा हमारे एंड से यूनिलेटरल ट्रांसफर, और वो यूनिलेटरल ट्रांसफर कहां पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड, सॉरी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। देखिए यूनिलेटरल ट्रांसफर, और इस वजह से जो करेक्ट पेयर हमको मिला वो ये मिला, दैट रेमिटेंसेस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड इज डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। यहां पे आपको पूछा क्या था, आपको करेक्ट पेयर चूज करना था, और करेक्ट पेयर कौन सा है, सी इज द करेक्ट पेयर। आई होप आपको सबका लॉजिक भी समझ में आ गया और आपको आंसर भी मिल गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट, अगर एप्पल फोन्स फर्म जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो आएगा, और इन्वेस्टमेंट है इस वजह से वो कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है जो 1 मार्क में आएगा, और इसके बाद हम लोग आएंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस में। Government expenditure on midday meal scheme running in the government schools is a type of dash expenditure in the government budget। तो देखो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंज आ जाता है। कोई भी ऐसा खर्चा जिसको करने से या तो हमारी एसेट्स बढ़ जाती है या तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। क्या बोला मैं, या तो हमारी एसेट्स बढ़ जाती है या हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है किस पर, मिड डे मील स्कीम पर, क्या यहां पर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी की बात होती है, तो बिल्कुल नहीं, यहां कोई एसेट्स या लायबिलिटी की बात नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ठीक है, अगला ये हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन। बेटा सबको 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे क्लियर हैं क्या? यस और नो ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? एक बार कमेंट में मुझे बताएंगे। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंडियाज जीडीपी is expected to expand 7.5% in 2019-20 World Bank, The Economic Times. Does the given statement mean that the welfare of the people of India increases at the same rate? अब यहां पर देखो, इंडिया का वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2019-20 में इंडिया का जीडीपी 7.5% तक बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। क्या ये स्टेटमेंट यह बताता है कि इंडिया का वेलफेयर भी सेम रेट से इंक्रीज होगा? तो क्या मुझे आप ये बताइए, वेलफेयर और जीडीपी दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? जरूरी है क्या कि अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो वो वेलफेयर को भी बढ़ाएगा? इसका आप मुझे हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यस, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए मैंने आप लोगों को आंसर प्रॉपर लिखवाया है आंसर राइटिंग सेशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देख, जनरली क्या होता है कि हम ये ऐसा सोचते हैं कि भाई जीडीपी अगर बढ़ रहा है ना तो वेलफेयर ऑफ द पीपल भी बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज तो कि अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, क्या वो इक्वल हो रहा है? क्या वो सभी देशवासियों के बीच में इक्वल रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है? जो अमीर है उसको ज्यादा मिल रहा है और जो गरीब है उसको कम मिल रहा है। तो यहां पर तो वेलफेयर तो हो नहीं रहा है। भले ही हमारी जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, दूसरा, वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द जीडीपी। अब मुझे एक बात बताओ, जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होते हैं। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि घर में ही जो लोग हैं, जो मम्मी हैं या कोई भी फैमिली मेंबर, ठीक है, जनरली मम्मी या बुजुर्ग लोग इसको ज़्यादा करते हैं, किचन गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं। अब किचन गार्डनिंग में शुद्ध फल उगा रहे हैं, शुद्ध सब्जियां उगाई जा रही है और उसको घर वाले कंज्यूम कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये भी तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुआ एक तरीके का, ठीक। लेकिन हम उसको, और इससे आपको शुद्ध खाना मिल रहा है तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। आपका हेल्थ इंप्रूव होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का भला होगा। लोगों का मतलब आपका भला होगा, वेलफेयर होगा। लेकिन ना तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ना तो इसको जीडीपी में काउंट किया जा रहा है। तो जब उसको जीडीपी में काउंट ही नहीं किया जा रहा है तो ये कैसे पता चलेगा कि जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है उसका वेलफेयर से रिलेशन है या नहीं है? भले ही वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा, फिर भी वेलफेयर तो कर रहा है ना, ये चीज। तीसरी चीज, ऑकरेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज इन द इकोनॉमी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये क्या होता है? ये जो एक्सटर्नैलिटी वर्ड है ना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ चुका है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है? पहले तो समझिए कि एक्सटर्नैलिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। बिजनेसमैन के द्वारा किया जाने वाला एक एक्शन जिसके लिए उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सर कैसे? समझाइए उदाहरण से। समझिएगा, मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन सोसाइटी में पॉल्यूशन फैला रहा है और मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है।
तो ये क्या हुआ, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो अफेक्ट होंगे, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होगा। तो यहां पर वेलफेयर तो हुआ नहीं, भले ही वो प्रोडक्शन कर रहा है, भले ही वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, भले ही उसके कारण जीडीपी बढ़ रही है, बट स्टिल ही इज नॉट कंट्रीब्यूट, बट स्टिल इट विल नॉट लीड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया, जिसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं जीडीपी काउंट करते टाइम, तो वेलफेयर तो गया। दूसरी चीज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब होता क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पब्लिक पार्क्स बना देती हैं, मान लो, या अपना पार्क बना देती है जिसमें कोई भी आ सकता है और एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है, वॉक कर सकता है, या कोई भी ऐसी चीज। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जिसके लिए लोगों को कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वेलफेयर तो कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिसके लिए आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो उससे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो वेलफेयर को इंक्रीज करेगा, बट जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव है, मतलब जो प्रदूषित कर रही है पूरे पर्यावरण को, लेकिन उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाना पड़ रहा है, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये भी क्या हुआ कि जीडीपी में इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं कि, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीडीपी अगर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कंट्री का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा हो। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा मजेदार है और एडीएएस से रिलेटेड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ इन एन इकोनॉमी autonomous consumption is rupees 500 crores, extant investments are rupees 4000 crores, and equilibrium level of income is rupees 18,000 crores। तो यहां पूछ रहा है आपको कैलकुलेट क्या करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना, 500 करोड़, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कितना, 4000 करोड़, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना, 18,000 करोड़। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने पूरा इसके लिए सीरीज लाया है स्पेशल क्लास में, आप चाहो तो न्यूमेरिकल देख सकते हो। आइए इसका न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बच्ची ने पूछा था मुझसे, ठीक है, उसका नाम को याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं और आपको इससे ये पता चलेगा कि एग्जाम में लिखते कैसे। हाँ, रक्षा का क्वेश्चन है, सर तो पॉइंट बताइए कि भैया जीडीपी वेलफेयर करता है या नहीं करता। मैंने आपको इतने देर में यही समझाया है बेटा कि जीडीपी का बढ़ना, हाँ गुनीत ने पूछा था, यस, जीडीपी का बढ़ना जरूरी नहीं है कि वेलफेयर को भी बढ़ाएगा, या जरूरी नहीं है कि जिस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है उसी रेट से वेलफेयर भी बढ़ रहा हो। यस, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? पुनीत सिंह, मैं वही बता रहा हूं बेटा, आंसर प्रेजेंट कैसे करते हैं, और अगर आपको जानना है कि आंसर लिखते कैसे तो कल सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास में जरूर आइएगा। हर संडे में 10 बजे आंसर राइटिंग सेशन लेता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे, लिखना कैसे एग्जाम में आंसर, तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, दिस इज हाउ यू विल राइट। फिर सबसे पहले आप लोग गिवन, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हो, सिंबॉलिकली लिखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे एमपीसी कैलकुलेट करना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है 500 करोड़। ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसको बोलते हैं, सी बार को। सी बार कितना दिया हुआ है आपको, 500 करोड़, ठीक। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट दिया है 4000 करोड़। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब आई लिख लेंगे, सिंपल, कंफ्यूज मत होना एक्सेंट और एक्सपोज ये सब में, ठीक है, समझ लेना इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4000 करोड़, ये भी हो गया इन्वेस्टमेंट का। एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ना क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया मतलब क्या है। मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों दिया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है रुपीज 18,000 करोड़,
ठीक। टू फाइंड what we need to find out, we need to find out MPC। MPC हम लोग को निकालना है। गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिए। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल AD इक्वल टू AS। यस और नो, ये आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम, तुषार बेटा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500 करोड़ दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 18000 करोड़ दिया है। हम लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर AD इक्वल टू AS होता है। ठीक है, AD का फॉर्मूला होता है C प्लस I और AS को हम लोग कहते हैं Y। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक, AD इक्वल टू AS। अभी C कितना है, कंजम्पशन कितना है? तो सर कंजम्पशन तो पता नहीं है सर। हाँ, कंजम्पशन आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक इक्वेशन याद है। क्या आप लोगों को एक इक्वेशन याद है कंजम्पशन फंक्शन का? यस और नो? आप लोग को इक्वेशन याद है कि नहीं है कंजम्पशन फंक्शन का? कंजम्पशन फंक्शन का ये जो C है, ये वाला जो C है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। दैट इज बेसिकली C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC इंटू Y प्लस I इक्वल टू Y। ठीक, यहां पर अभी देखिए C बार क्या है। C बार गिवन में हम लोगों ने लिखा है 500। C बार कितना दिया हुआ है? 500 प्लस, हद है यार, C बार कितना है बेटा? 500 प्लस MPC हमको निकालना है और Y जो वैल्यू दी हुई है वो 18000 है, प्लस इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? एक्सेंट इन्वेस्टमेंट दिया ना, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट 4000 और इनकम जो है वो 18000 है। ठीक है, अभी इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस MPC इंटू 18,000 प्लस 4000 इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4500 प्लस MPC इंटू 18,000 इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18,000 MPC, 18,000 माइनस 4,500, तो हो जाएगा MPC इज इक्वल्स टू 13,500 डिवाइडेड बाय 18,000। निकाल लो इसको फटाफट। कितना आ रहा है देखो ऑल ऑफ यू। पुनीत सिंह, कंजम्पशन फंक्शन, आपको एक कंजम्पशन फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है कंजम्पशन फंक्शन। क्लास में आपको पूरा लॉजिकली इसको समझाया गया है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। B का मतलब होता है MPC, तो ये हो गया C इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार प्लस B इक्वल टू MPC इंटू वाई। यही इक्वेशन पुट किया गया है ऊपर में।
अब आई बात समझ में, आया नहीं? तो ये हो गया MPC इक्वल टू 0.75। आप अटेंड नहीं करोगे बेटा क्लास तो कैसे चलेगा? एक पूरा स्पेशल क्लास 2-3 घंटे का मैं न्यूमेरिकल ला चुका हूँ ADAS के ऊपर, टोटल 6 घंटे का स्पेशल क्लास लिया हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, अटेंड कीजिए, उसको फायदा मिलेगा। आ गई बात समझ में? MPC इक्वल टू कितना आ रहा है देख लो, 0.75। ठीक है, ये वही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और बोले तो ऑप्शन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। द सेविंग्स इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़ व्हेन इनकम इंक्रीजेस बाय 100 करोड़। कंप्यूट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 6000। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, उसको आप क्या करा करो, प्रॉपर लिख लिया करो। सेविंग्स इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, मतलब चेंज इन सेविंग्स है। कितना है बेटा? चेंज इन सेविंग्स। तो डेल एस आपको दिया है कितना? 20। और आगे क्या दिया है? व्हेन द नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 100। नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है कितने से? 100 से। तो नेशनल इनकम कितना हो गया? 100। तो चेंज इन नेशनल इनकम 100, चेंज इन सेविंग्स 20। तो अब मैं आप लोगों को अगर पूछूं कि इससे क्या आता है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एमपीएस इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल वाई, ये आ गया 0.2। ठीक, अब आगे पूछा एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल वाई के लिए आपको पूछा गया है टू अटेन एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 6000 करोड़। चलो इसको मैं प्रॉपर यहां पर एक्सप्लेन करके समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर लिख के समझाऊंगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगेन वी विल स्टार्ट विद गिवन इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12B, सेकेंड पार्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन लिख लिया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो। सेविंग इंक्रीजेस बाय 20 करोड़। सेविंग इंक्रीज मतलब चेंज इन सेविंग्स। कहीं पर भी ऐसा वर्ड मिले बाय, इंक्रीज इन सेविंग्स बाय, डिक्रीज इन सेविंग्स बाय, तो समझ लेना चेंज इन एस दिया है, डेल एस 20। व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 100 करोड़, नेशनल इनकम कितने से इंक्रीज हो रहा है? डेल वाई 100 करोड़ से। Calculate the additional investments needed to attain an increase in the national income by 6000 करोड़। What we need to find out? हम लोगों को निकालना है डेल आई। हम लोग को क्या निकालना है? डेल आई। लेकिन उसके पहले एक और इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया हुआ है? कि आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट कब? अगर आपका इनकम जो है वो कितने से बढ़ गया है? कितने से बढ़ गया? 6000 करोड़ से बढ़ गया है। ठीक है, तो 6000 करोड़ से जब बढ़ेगा तब आपको क्या निकालना है? उस समय आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो यहां पर इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि दूसरा पार्ट आ जाएगा। टू फाइंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स व्हेन चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 6000 करोड़। अब बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक बात बताओ, दो बार डेल वाई कैसे दिया हुआ है? तो बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, ऊपर वाला जो डेल वाई दिया हुआ है ना आपको, जो इंफॉर्मेशन दी है वो सेविंग्स, वो ये बताने के लिए दी है कि आपको एमपीएस निकालना है। ठीक है, जैसे सेविंग 20 करोड़ से इंक्रीज तब होगा जब हमारा नेशनल इनकम 100 करोड़ से इंक्रीज होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है एमपीएस को निकालने का फॉर्मूला।
MPS इक्वल्स टू होता है डेल एस अपॉन डेल वाई। डेल एस है 20, डेल वाई है 100। हमको पता चल गया कि भैया MPS की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 0.20। दिस वी फाउंड। ठीक, MPS इक्वल्स टू कितना है 0.20। अभी समझिएगा, आगे बोला है कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन इनकम। अब आपको दिमाग दौड़ाना है कि डेल आई, डेल वाई और MPS ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों का यूज होता है। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है और वो है K का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है क्या, 1 अपॉन MPS और डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल आई। ये फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1 अपॉन MPS। बचपन में पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। आप चाहो तो पहले K अलग से भी निकाल सकते हो 1 अपॉन MPS यूज करके, फिर उसको पुट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। MPS की वैल्यू आई 0.20, डेल वाई जो है वो 6000 है और डेल आई हम लोग को निकालना है। प्यार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया डेल आई इक्वल्स टू 6000 1200। क्लियर है सबको? ये देखो आंसर आ गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आप लोग आंसर लिखोगे। बच्चे आंसर नहीं लिखते हैं एग्जाम में, तो आंसर आपको लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है उसी को बेस बना के। क्या पूछा है, कंप्यूट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 6000 करोड़। तो आप लिखोगे ₹1200, या ऐसे लिखना additional investment of rupees 1200 crores is needed to increase the national income by रुपीज 6000 crores। फाइन, सबको क्लियर है ये? क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या पूछा है आप लोगों? अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। अब हमको आना है 4 नंबर के क्वेश्चन में। डिस्कस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ गवर्नमेंट्स बैंक और एज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए इसको समझ लेते। अभी देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक कहलाती है, हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक। तो हम अब यहां पर समझना, गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है इट एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आम आदमी कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है अपना अकाउंट खुलवाने, SBI हो गया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, फिर हमारा HDFC बैंक, इस तरीके से आप जाके अकाउंट खुलवाते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट का अकाउंट जिस बैंक में होता है वो होता है सेंट्रल बैंक में। ठीक, अभी यहाँ पर आपको डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट बैंक के रूप में इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो थ्योरी है, मैं यही आंसर ले लेता हूँ।
So the central bank acts as a banker to both the central as well as state governments. The bank accepts the receipts and payments made from the government and carries out exchanges, remittances and other banking operation. तो जिस तरीके से हम लोगों को जब डिपॉजिट करना होता है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, जब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है तो उसका अकाउंट आरबीआई के पास होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। और जितने भी फंक्शन एक कमर्शियल बैंक आम आदमी के लिए परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। आई होप ये एज अ गवर्नमेंट्स बैंक क्लियर होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक का एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, जिसके तहत सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है। उदाहरण के तौर पर जब उनको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा क्रेडिट फ्लो हो रहा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? जो मॉनेटरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो मार्केट में बेच देती है। जब मार्केट में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है तो उससे होता क्या है कि बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट से बाहर आ जाता है आरबीआई के पास, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे तो जनता के पास पैसा आ जाएगा, तो इससे होगा क्या कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा और प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगी। उसी तरीके से जब लग रहा है कि मार्केट में बिल्कुल मंदी है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं करना, प्रोडक्शन वगैरह सब रुक चुका है, तो फिर आरबीआई क्या करती है? वही सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी सेंट्रल बैंक तो पैसा देगी, और जब पैसा देगी तो मार्केट में क्या आएगा? फिर से तेजी आ जाएगी और फिर से लोग क्या करने लगेंगे? डिमांड करने लगेंगे और इससे हमारा प्रोडक्शन और प्राइस जो है वापस बढ़ने लगेगा। यही सारी चीज लिखी हुई है इंग्लिश में जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेन्ड नेट सेलर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन कैपिटल मार्केट में बेचा है, सेलर है। स्टेट एंड डिस्कस द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है 14th ए और 14th बी, ये दोनों डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, या बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके सिलेबस से हट चुका है। फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बाय चांस अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बन जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं। होता क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जब बेचने लग जाती है मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज, तो आप समझिएगा ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये क्या कर रही है? सिक्योरिटीज बेच रही है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जब ये सिक्योरिटीज बेचेंगी मार्केट में तो ये लोग क्या करेंगे? इसको परचेज करेंगे, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? दे विल परचेज द सिक्योरिटीज। और जब ये लोग सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो इसके बदले ये लोग एफआईआई को क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। किसमें? डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट होगा ना, डॉलर पेड टू एफआईआई बाय कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स, ज्यादा अच्छा वर्ड है, बाय इन्वेस्टर्स। आ रही है बात समझ में यहां पर? अब इसके कारण होगा क्या? जब डॉलर मार्केट से जाने लगेगा तो मार्केट में डॉलर की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? डॉलर की कमी हो जाएगी, मतलब देयर विल बी अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। दिस सिचुएशन माइट लीड टू एक्सेस डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए कि मान लेते हैं अभी $1 इक्वल्स टू चल रहा है 60 रुपए, ठीक। $1 इक्वल टू कितना रुपए चल रहा है बेटा? 60 रुपए चल रहा है।
अब इस केस में होता क्या है कि मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, या डिमांड उतनी की उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, सॉरी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन का मतलब होता है डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब इससे होगा क्या समझिएगा, एज अ रिजल्ट new equilibrium rate of foreign exchange will be determined, which will be higher than the prevailing foreign exchange rate, which leads to depreciation of the domestic currency। सर ये कैसे हुआ, तो आइए समझाता हूं मैं आपको। इसको खैर मैं क्लास 11th में पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन और आपको भी पढ़ाता अगर आपके सिलेबस में होता तो, फिर भी मैं आपको यहां समझा देता हूं। ये डिमांड है, ये डिमांड ऑफ डॉलर है समझ लो, ये सप्लाई ऑफ डॉलर है, और यहां पर आता है एक्सचेंज रेट। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सचेंज रेट। अब मान लीजिए कि ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, ये पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है $1 इक्वल टू 60 रुपए का, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई जब कम होता है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो मान के चलते कि डिमांड उतनी की उतनी ही है, लेकिन सप्लाई कम हो गई। अब आप देखो कि जैसे ही सप्लाई कम होगा तो इससे होगा क्या, ये सप्लाई कम दिखा रहा है आपको, है ना, ये सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही सप्लाई कम हुआ तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। पहले कितने में मिलता था, $1 इक्वल टू 60 में, अब कितने मिलने लगा, $1 इक्वल टू 65 में, 65 में मिलने लगेगा। तो यहां पे हुआ ना, नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ गया। इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्या लिखा है यहां पर, कहां गया, यहां पे क्या लिखा है, द न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड विच विल बी हायर देन द प्रीवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये प्रीवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट था 60 रुपए, इससे अब बढ़ के कितना हो गया, 65 रुपीज हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हालांकि आपके सिलेबस से अब बाहर हो चुका है। अभी आगे पढ़ते हैं। Many multinational companies have recently shifted their investments from China and have started their production in India, thereby boosting Make in India plan of the government। बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, अरे बेटा ये क्या हो रहा है, सप्लाई, ये सब नया सप्लाई कर्व है, तो ये जो है जब ये पुराना सप्लाई कर्व एसएस है, तो बेटा जब सप्लाई कम होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना, क्लास 11th में पढ़े होगे आप, ये हुआ ना शिफ्ट, सप्लाई कम हुआ ना, तो शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, अरे यस और नो। पुनीत नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मेरे क्लास 11th का लेक्चर अटेंड करो। फिर आप लोगों ने 11th में ये नहीं पढ़ा है कि डिमांड और सप्लाई चेंज होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन, अरे समझ नहीं आया, अरे बेटा क्लास 11th में आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है, दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है कितना, 60 रुपया, $1 इक्वल टू कितना है, 60 रुपया। अरे डिमांड को नहीं किया ना बेटा, डिमांड को नहीं किया ना, इस क्या बोल रहे हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप समझिए इस चीज को, कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब सिक्योरिटीज को बेचती है इंडियन मार्केट में, तो फॉरेन करेंसी इंडियन मार्केट से कहां चली जाएगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास चली जाएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जो करेंसी है डॉलर, उसकी सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी, सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट,
तो ये देखिए ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, हाँ या नहीं, जबकि डिमांड उतनी की उतनी ही है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, डिमांड उतनी की उतनी ही है। तो यहां पर देखोगे अगर एक्सचेंज रेट को, तो यहां पर एक नया इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा। ये पहले था E, अब हो गया है E1, और ये पहले था 60, अब ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो ऊपर जब जाएगा तो 60 से ज्यादा जाएगा कि 60 से कम जाएगा, ज्यादा ही जाएगा, वही तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट द न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस विल बी हायर देन द प्रीवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। प्रीवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट था 60, और नया इक्विलिब्रियम रेट विल बी हायर देन दैट, हायर मतलब 65 हो गया। अब जब भी आपका $1 इक्वल टू, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज कितना पढ़ा है और कितने अच्छे से पढ़ा है, जब $1 इक्वल टू 60 होता है और जब $1 इक्वल टू 65 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रुपीस। कैसे सर, ये तो बढ़ रहा है, तो आप कैसे डेप्रिसिएशन बोल रहे हो? तो बेटा आप ऐसे समझिए कि पहले फिरंगी आते थे हमारे कंट्री में, $1 देते थे, 60 रुपए का सामान लेके चले जाते थे। अब वही फिरंगी आते हैं, $1 ही देते हैं, लेकिन 65 रुपीस का सामान लेके चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Many multinational corporations have recently shifted their investments from China and have started their production in India, thereby boosting the Make in India plans of the government. Presuming the other factors being constant, discuss the effects of the given statement on foreign exchange rates with reference to Indian economy. With reference to Indian economy. तो यहां पे पूछ रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, इससे मेक इन इंडिया प्लान को बूस्ट मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब यहां पर ये समझ लो कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में, तो इससे होगा क्या कि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। इसके कारण होगा क्या कि सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बढ़ेगी इंडिया में, और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। इस वजह से जो फॉरेन करेंसी है प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट पर बढ़ जाएगी, तो न्यू इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा? लोअर हो जाएगा। कैसे सर? आइए समझते हैं इसको भी, ठीक है, अभी देखना, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। ये आपका सप्लाई कर्व है। अब सप्लाई कर्व ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है सप्लाई भी बढ़ते जाती है। मुझे नहीं, मैं तो ये सुन के एकदम शॉक हो गया हूं कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट क्लास 11th में नहीं पढ़ा है। प्राइस डिटर्मिनेशन लास्ट चैप्टर है मार्केट फॉर्म्स का। अब मान लीजिए कि यहां पर $1 इक्वल टू 60 रुपीज है। अभी हो क्या रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगी। फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगी का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जब बेटा डॉलर की सप्लाई हमारे कंट्री में बढ़ जाएगी तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? राइटवर्ड शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? राइटवर्ड शिफ्ट होगी सप्लाई कर बढ़ने से। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरा प्लीज रिवीजन लेक्चर देखो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके, क्लास 11th का, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा। अब यहां पर देखो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट है। नया सप्लाई कर्व और नया डिमांड कर्व जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहां पर देखो पहले $1 इक्वल टू 60 था, उससे कम है, तो ये $1 इक्वल टू कितना हो गया? 50 हो गया। तो जब आपका $1 इक्वल टू 60 से घट के $1 इक्वल्स टू 50 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कौन सी सिचुएशन आ गई? दिस सिचुएशन इज व्हाट? एप्रिसिएशन ऑफ
डोमेस्टिक करेंसी रुपीस, क्योंकि पहले वो लोग $1 देते थे 60 रुपए का सामान लेके जाते थे, अब वो $1 देते सिर्फ 50 रुपए का सामान लेके आते हैं, लेके जाते हैं। तो हमारी करेंसी क्या हुई, मजबूत हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये इंश्योर करती है कि देश की जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सके। इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेस को एलोकेट करती है अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू। किसके थ्रू, अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू। अब यहां पर समझिएगा, जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट मतलब जो हानिकारक है, जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब जो है हार्मफुल प्रोडक्ट है। देखना कभी भी गवर्नमेंट इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाती है, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है। तो जब बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है तो फिर इससे होता क्या है कि उनके पास टैक्सेस अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है, ये महंगी होने के कारण हो सकता है इसका प्रोडक्शन कम कर दे लोग, या प्रोडक्शन कम कर दे प्रोड्यूसर, या लोग जो है वो कंजम्पशन कम कर दे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है हार्मफुल प्रोडक्ट्स में। ठीक, अरे बेटा पुनीत पुनीत पुनीत, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाती है सिगरेट के ऊपर, दारू के ऊपर, गुटखा के ऊपर। ठीक है, अभी भले ही वो, अगर मान लो कि वो 10 रुपए की मिलती होगी, मुझे नहीं पता है कितने की मिलती है, मैं पीता नहीं, 10 रुपए की मान लो मिलती होगी एक ठोक सिगरेट, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस लगा दी 50% का, और टैक्सेस लगा दी, तो अब उस केस में होगा क्या, अब उस केस में होगा क्या कि उनका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा तो बढ़ेगा ना भाई, तो जितना भी रेट होता है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। This will discourage their production and the subsidies may be provided on the production of socially useful goods। जैसे कि मान लीजिए कि अभी सोशली यूजफुल गुड्स कौन सा है, मास्क, हैंड सैनिटाइजर। तो हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ये सब क्या है, सोशली यूजफुल गुड्स है। तो गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है कि ठीक है तुम प्रोडक्शन करो, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स का एलोकेशन करती है। दूसरा, गवर्नमेंट में डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इन एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर मे नॉट बी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब जिन एरियाज में जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहती है, उन एरियाज में गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ उन्हीं सेक्टर में हाथ डालती है जिसमें उनको प्रॉफिट नजर आता है, जिसमें उनको प्रॉफिट नजर नहीं आता वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। आ रही है बात समझ में, बता रहा हूं अर्चना, थोड़ा सा सब्र रखना बेटा, अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो एक क्वेश्चन कराते कराते तुरंत दूसरा क्वेश्चन कैसे मैं करा दूं। पढ़ लिया हूं आपका कमेंट, मैं समझा रहा हूं कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है, थोड़ा सब्र रखा करो प्लीज। ठीक है, क्या होता है एप्रिसिएशन का मतलब समझना, जब $1 इक्वल टू 60 रुपए था, अब $1 इक्वल टू 50 रुपए हो गया, तो हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है। इसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस। कैसे सर, तो पहले बेटा $1 कोई फिरंगी मेरे को देता था और 60 रुपए का सामान लेके चले जाता था, ज्यादा सामान लेके चले जाता था कम पैसा देके। और अब क्या हो गया है कि $1 50 रुपए के बराबर आ चुका है। मतलब वो मुझे $1 देता है और मैं बोलता हूं कि सिर्फ 50 रुपए का सामान मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हमारी करेंसी मजबूत हो गई है, इसको कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस। वहीं अगर मान लो कि $1 इक्वल टू पहले 60 रुपए था, अब $1 इक्वल टू 70 रुपए हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो लोग क्या करके जाते थे,
$1 में $60 का सामान लेके जाते थे, अब वही लोग $1 में $70 का सामान लेके चले जाते हैं। मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। इसको एक और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आपके पास एक $10 का नोट है, जेब में घूम रही है अर्चना, आप $10 का नोट अपने जेब में लेके घूम रहे हो 2015 में, ठीक है। तो एक समोसे की कीमत ₹5 थी उस समय। कितनी थी बेटा? एक समोसे की कीमत ₹5 की थी। तो 2015 में इस $10 के नोट से आप कितना समोसा खरीद पाते? तो आप 2 समोसा खरीद पाते। आप बोलते वाह मेरे ₹10, तूने मुझे 2 समोसा खिला दिया, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या 2020 में? अब आप फिर से ₹10 का नोट जेब में लेके घूम रहे हो, तो एक समोसे की कीमत अब हो गई है कितनी? ₹10। तो अब मुझे बताओ 2020 में आप एक ₹10 के नोट से सिर्फ एक ही समोसा खा पाओगे, हां या नहीं? मतलब क्या हुआ है कि आपके इस ₹10 के नोट की वैल्यू कम हो गई है। इसीलिए दादा दादी से कभी बात करोगे तो उनको बोलते हुए सुनोगे कि तुम लोग ₹10 ऐसे उड़ा देते हो, तुमको पता है पहले ₹10 हमारी सैलरी हुआ करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय ₹10 की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? अगर इसके बावजूद नहीं समझ में आया तो आप मेरे रेगुलर बैच में आइए, उसमें मैंने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन की तरह। बेटा अर्चना, डेप्रिसिएशन जो होता है और डीवैल्यूएशन जो होता है वो दोनों अलग अलग कंसेप्ट होता है। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम के तहत जो $1 इक्वल टू 60 से $1 इक्वल टू ₹70 हो जाता है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के तहत गवर्नमेंट ये काम करती है तो वो डिवैल्यूएशन कहलाता है। आई बात समझ में? तो जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा तो डेप्रिसिएशन, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा तो डिवैल्यूएशन। अगर अब आप पूछोगे सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो आप मेरे रेगुलर बैच में आइए, आपको पूरा डिस्कशन में वहां करके दूंगा, किया हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर 15? अभी समझ में आया अर्चना कि नहीं आया बेटा? धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। मतलब कि रियल जीडीपी ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में। आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, सॉरी, आपको इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है, आपको बताना है। मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट से आप सहमत है कि रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज कंपेयर टू अ नॉमिनल जीडीपी? हाँ पता था मेरे को, ये पुनीत सिंह जरूर पूछो। बेटा पुनीत, आप क्लास अटेंड एक भी नहीं किए हो क्या अभी तक? मेरे को पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर रियल और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा रियल जीडीपी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जब हम करेंट ईयर का आउटपुट को प्रीवियस ईयर या बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो रियल जीडीपी, और जब हम करेंट ईयर के आउटपुट को करेंट ईयर के प्राइस से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी। आइए आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि 3 गुड्स हैं, कॉमोडिटी ए, कॉमोडिटी बी, कॉमोडिटी सी, ठीक। मान लीजिए कि ये 2020 का करेंट ईयर मान के चलते 2020 और बेस ईयर मान के चलते हैं 2011, ठीक है। अब यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 2020 इज द करेंट ईयर, 2011 इज द बेस ईयर। 2020 में
प्रोडक्ट ए की कीमत 20 रुपए, प्रोडक्ट बी और 2011 में उसकी कीमत 10 रुपए थी। प्रोडक्ट बी की कीमत 2020 में 10 रुपए है, 2011 में 5 रुपए थी। प्रोडक्ट सी की कीमत 2020 में करंट ईयर में 30 रुपए है और बेस ईयर में मतलब 2011 में 20 रुपए थी। ठीक, मतलब प्राइसेस करंट ईयर में बढ़ गए हैं। हम लोगों को यह पता करना है कि इस साल जो हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बेचा है, ठीक है, उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि 2020 में करंट ईयर में ए 100 यूनिट बिका, बी 200 यूनिट बिका और सी 50 यूनिट बिका। ए 100 यूनिट बिका, बी 200 यूनिट बिका और सी 50 यूनिट बिका। ठीक, अब यहां पर समझिएगा, हम लोगों को निकालना है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है प्राइस ऑफ द करेंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर, आज के प्राइस पे। तो आपको पता चला कि ए की टोटल 2000 यूनिट है, बी की टोटल 2000 यूनिट है, सॉरी हाँ 2000 यूनिट है और 2000 रुपीज है, सॉरी 220 इंटू 100 इक्वल टू 2000, 10 इंटू 200 इक्वल टू 2000, 30 इंटू 50 इक्वल्स टू 1500। ठीक, तीनों को ऐड करने से आ गया 5500। अब ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अब बात करते हैं किसकी, रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना। तो रियल जीडीपी की वैल्यू आती है ए की 1000, बी की 1000, सी की भी 1000। तो 10 इंटू 100, 5 इंटू 200, 20 इंटू 50, तो ये आ गया। अभी टोटल जो ये है 3000, दिस इज नोन एज व्हाट, रियल जीडीपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। अभी बेहतर इंडिकेटर कौन सा है, रियल जीडीपी। क्यों है सर, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन, महंगाई शामिल है। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा देखो क्या होता है कि मान लो कि मैं 2011 में भी 100 यूनिट बना रहा हूं, 2020 में भी 100 यूनिट बना रहा हूं, 2011 में भी 200 यूनिट बना रहा हूं, 2020 में भी 200 यूनिट बना रहा हूं, 2011 में भी 50 यूनिट बना रहा हूं, 2020 में भी 50 यूनिट बना रहा हूं। तो क्या मैंने कोई तरक्की की है क्या, पहले भी उतने यूनिट बनाता था, आज भी उतने यूनिट बनाता हूं, तो मैंने कोई तरक्की नहीं की। लेकिन अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने इस साल 5500 रुपए का जीडीपी बनाया है और पहले आप 3000 का जीडीपी बनाते थे। तो मैं कहूंगा बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, टाइम के साथ तो महंगाई बढ़ती है ना, तो टाइम के साथ महंगाई बढ़ेगी तो भैया नॉमिनल जीडीपी तो ज्यादा होगा ही। इसीलिए बेहतर इंडिकेटर क्या है, रियल जीडीपी, जो ये बताता है कि आपने आउटपुट के टर्म्स में कितना प्रोग्रेस किया है। सो इन द अबव एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 5500 minus 3000, that is 2500. This is only exactly Sheikh Shifa, exactly, this is only the monetary difference as the quantity sold in the market remains unchanged. Variation in the value of GDP is merely due to change in the prices in the economy. आ रही बात समझ में, तो ये आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इसको समझा के आना है, ठीक है, अरे हाँ या नहीं। ठीक है, आगे बेटा रियल, इधर देख ले, रियल जीडीपी को मल्टीप्लाई किया गया है प्राइस ऑफ बेस ईयर से, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया। बेटा अर्चना और जितने भी लोग हैं आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो @CS Mayank, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी।
ठीक है, आप ग्रुप में जब तक ऐड नहीं होगे आपको टाइमिंग का पता नहीं चल पाएगा। कल की टाइमिंग 11 बजे रहेगी, 11 या 11:30 बजे, क्योंकि कल सुबह 10 से 11 स्पेशल क्लास है जिसमें मैं आंसर राइटिंग सेशन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स। ओके गुणित, ओके फाइन, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके फाइन, गुड, तो फिर पता चल जाएगा बेटा आपको। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा: ए कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, बी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, सी स्क्रैप वैल्यू। अभी देखो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपने बचपन में सीखा होगा। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, यहीं पर कर देते हैं। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है 1000, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 0, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 20, तो ये कितना हो गया 50। अरे हाँ या नहीं, वेरी गुड, इतना अकाउंट्स तो आता है, ठीक है कि नहीं। अगला प्रश्न, कैलकुलेट द फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। याद रखिएगा जब भी एक थ्योरी क्वेश्चन है और जब भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और अगर आप 100% श्योर हो कि प्रैक्टिकल आंसर एकदम मेरे को अच्छे से आता है, ये बनेगा ही बनेगा, ठीक, तो हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही चूज करना, कभी भी ये मत चूज करना क्या थियरी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बेटा 2 ही नंबर का क्वेश्चन था ना, इसलिए इतना सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्सियम दैट, एक्सियम मतलब प्रिंसिपल समझ लो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम। इसको एक डायग्राम के साथ समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी में एक होता है हाउस होल्ड्स और दूसरा होता है फॉर्म, ठीक, हाउस होल्ड्स और फॉर्म्स, ठीक। हाउस होल्ड्स क्या करता है, हाउस होल्ड्स इनको प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज, थोड़ा सा नीचे बनाना था इसको, यह है हाउस होल्ड्स और यह है फॉर्म्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स इनको क्या प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड्स इनको प्रोवाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज। बदले में इनको फर्म से क्या मिलता है, तो बदले में इनको फर्म से मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब मुझे बताइए कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, हाँ या नहीं, फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। और हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गया, क्योंकि हाउस होल्ड्स को तो इनकम होगी ना भाई। अब यही तो इसका मतलब क्या है, फर्म का खर्चा हाउस होल्ड्स के लिए इनकम बन गई। अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे कि फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेंगे, क्या परचेस करेंगे, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग परचेस करेंगे। तो जब फर्म्स इनको गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी तो फर्म क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, है ना, पेमेंट करेंगे,
मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड्स की इनकम थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसी को वो लोग खर्च करेंगे फर्म को पे करने के लिए, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकें। तो हाउस होल्ड्स का जो खर्चा है वो फर्म के लिए क्या बन गया, इनकम, और फर्म के लिए जो खर्चा है वो हाउस होल्ड्स के लिए क्या बन गया, इनकम। आई बात समझ में, हाँ या नहीं? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पर डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सो यस, वी एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, 10 मिनट और क्लास चलेगी, उसके बाद आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ आज मैक्रो इकोनॉमिक्स हो पाया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कल करेंगे। ठीक है, 11 बजे की क्लास में। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसका पार्ट है, कौन से मेथड का पार्ट है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड? इनकम मेथड का पार्ट है, इनकम मेथड का पार्ट है, वेरी गुड। तो अभी देखो, सबसे पहले तो यहां पर लिख लेंगे कि इनकम मेथड। मुझे बताओ, इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम आता है? कौन सा एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम आता है? NDP@FC आता है ना? इनकम मेथड से क्या आता है, NDP@FC। तो NDP@FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, अभी यहां पर समझिएगा, जो आपका ये है वैल्यू है, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है आप समझिए। यहां पर सबसे पहली चीज तो आपको GDP@MP दिया हुआ है, हमको चाहिए NDP@FC। तो सबसे पहले तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे वर्किंग नोट बना के, कैलकुलेशन ऑफ NDP@FC। ध्यान से देखते जाना, अगर मिस किए तो नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। NDP@FC इनकम मेथड से हमको निकालना होता है। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एक और छोड़ देता हूं, यहां पर एक स्लाइड छोड़ के बताता हूं ताकि जगह बन सके प्रॉपर। तो यहां पर वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ तो NDP@FC हमको निकालना है, GDP@MP हमको दिया हुआ है, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GDP@MP दिया है 200, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है, तो ये दिया हुआ है 50। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंटरेस्ट नहीं, सब्सिडी आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो सब्सिडी ले लेंगे 0। ठीक है, सब्सिडी की वैल्यू कहीं नहीं दी है ना, नहीं दी हुई है। तो ये आ गया NIT। NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हो गया 150 माइनस 10। ठीक है, कितना आ गया 140। ये 140 क्या है आपके लिए, NDP@FC। बेटा कॉर्पोरेट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक ये हो गया 140। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमको निकालना है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक, और मिक्स्ड इनकम को एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 140 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमको निकालना है प्लस रेंट कितना दिया क्वेश्चन में 25, इंटरेस्ट कितना दिया है 45, तो 25 प्लस 45, ठीक है, कितना 25 प्लस 45। अभी प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट में टोटल 3 हिस्सा होता है, प्रॉफिट के टोटल 3 हिस्से होते हैं। क्या क्या हिस्सा होता है? एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड, और तीसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? कॉर्पोरेट टैक्स। पहले तो ये देख लो कि कौन कौन सा यूज हो चुका है। यहां पर हो गया है इंटरेस्ट का काम, जीडीपी एट एमपी का काम, गुड्स एंड सर्विसेज का काम, डेप्रिसिएशन के काम, रेंट का काम हो चुका है। बचा क्या है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो अब आप समझिएगा कि यहां पर आपको क्या दे दिया है? टैक्स कटने के बाद का प्रॉफिट दे दिया है 20। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स दे दिया हुआ है, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। ये 20 रुपए में टैक्स इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 20 रुपए में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें इंक्लूडेड है, दैट इज डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको इसमें टैक्स भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आएगा? 25। टोटल कितना आएगा बेटा? 25, ठीक है। तो प्रॉफिट 20 प्लस 5, ठीक है। मिक्स्ड इनकम दिया है क्या? कहीं पर भी मिक्स्ड इनकम ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हुआ है, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 95। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू कितना आ गया? 140 माइनस 95। आई बात समझ में? यहां पे एक नोट लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 था और ये 5 था, तो प्रॉफिट टोटल कितना आ गया? 25 रुपया, ठीक है। ये भी आपका वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट 2 में दिखा सकते हो। वर्किंग नोट 1 में आपने जीडीपी दिखाया, एनडीपी एट एफसी का कैलकुलेशन दिखाया। वर्किंग नोट 2 में आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगला लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसके बाद आज की सभा यहीं पर समाप्त होगी। An economy is operating at underemployment level of income. What is meant by the given statement? Discuss one fiscal measure and one monetary measure to tackle the situation. Underemployment level of income का मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमी में जितने लोग हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या हो सकता है इसका? इसका कारण हो सकता है कि डिमांड नहीं है। अब एक आपको सिचुएशन समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद हमारी डिमांड एकदम कम हो गई, ठीक। इसके कारण हुआ क्या कि कि फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन बंद, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि ये सिचुएशन वापस आ जाए, सही हो जाए? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि टैक्सेस कम कर सकती है। हो सकता है इस बजट में टैक्सेस कम कर दे गवर्नमेंट,
क्योंकि गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी में रेट ऑफ टैक्सेस कम कर देगी। इससे कि क्या होगा कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी मतलब खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, उसके कारण हमारी डिमांड बढ़ेगी और इससे डिफ्लेशनरी गैप जो है वो कम हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो उसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। दूसरा, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देगी, और मनी सप्लाई के लिए कई इंस्ट्रूमेंट करती है इस्तेमाल, जैसे कि रेपो रेट को कम कर देना, आपका बैंक रेट को कम कर देना, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देना। इन सब को कम करने से होता क्या है, इन सब को कम करने से क्या होता है कि मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच पाता है। आई बात समझ में? ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करती है। ठीक है, तो ये आपका आज का यहीं पर समाप्त होता है सभा। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई पर्सन रिकॉर्डेड देखना चाहता है तो वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। ठीक है, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा टेलीग्राम आईडी है CS मयंक, आप मेरे टेलीग्राम आईडी के साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, तो आप ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए हैं, और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है ये, क्योंकि आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे स्ट्रीम के मिलेंगे, और सभी फैकल्टीज़ की मिलेंगी। So all subject, all stream, all faculties only at ₹2700 for 1 month, 5850 for 3 months, only when you use my referral code MayankCS live. Okay, bye bye, thank you so much.